सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। कैसे हैं भैया आप सब लोग? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आशा करता हूं कि बहुत ठीक आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम लोग के डिटरमिनर्स का टेस्ट रखेंगे। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, पुराने पेपर्स जो हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। तो बहुत शानदार क्लास आज की होने वाली है। तो जो भी बच्चे इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट या सेकंड का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, रीड इंग्लिश का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वे प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। वहां आपको कोर्स अवेलेबल है। चलो भाई, आज की अपन शुरू करते हैं। आज का जो टेस्ट है ये कुछ क्वेश्चंस मैं इससे पहले वाली क्लास में करवा चुके हैं। इस टेस्ट के 10 क्वेश्चन, पहले 10 क्वेश्चन जो ये थे, ये हम इससे पहले वाली क्लास में कर चुके हैं जो 30 मई को हुई थी। तो जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है, वो टेस्ट नहीं दिया है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो टेस्ट आप दे सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से चर्चा करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड की एग्जाम 2011 में पूछा हुआ है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन है, WH वर्ड्स आर यूज्ड एज डिटरमिनर्स। WH वर्ड जो है वो डिटरमिनर्स के रूप में यूज होते हैं किस प्रकार के सेंटेंस में? नीचे 4 ऑप्शन आपके पास सेंटेंसेस के दिए हुए हैं। पहला जो ऑप्शन है वो कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंसेस, और तीसरा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और चौथा है असर्टिव सेंटेंस। आपको यह बताना है कि WH वर्ड डिटरमिनर्स के रूप में किस प्रकार के सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। फटाफट सब लोग आंसर करेंगे पूरे मन से। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि कई बच्चे जो हैं बहुत कैजुअल अप्रोच के साथ पेपर सॉल्व करते हैं, टेस्ट देते हैं, और ये जो उनकी कैजुअल अप्रोच है ये एग्जाम में भी उनके साथ चली जाती है, और एग्जाम में भी वो कैजुअली करते हैं और फिर चीजें गलत हो जाती हैं। तो आप यहीं से पूरी गंभीरता के साथ पेपर सॉल्व कीजिएगा, मॉक टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिएगा। यानी जहां कहीं भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पूरी मन से करेंगे ताकि आपकी आदत में शामिल हो जाए। क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया होगा। 3-4 चीजें हम इसमें समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि WH वर्ड से यहां क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है वो WH वर्ड से। WH वर्ड से कहना चाह रहा है WHAT व्हाट, WHICH विच। अक्सर ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अक्सर क्या होते हैं बेटा? ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। जिस प्रकार से व्हाट है, ठीक है, विच है, वाई है, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको WH वर्ड कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? अब सारे के सारे WH वर्ड जो हैं वो डिटरमिनर्स के रूप में यूज नहीं होते हैं, लेकिन कुछ डिटरमिनर्स जो हैं, कुछ WH वर्ड जो हैं वो डिटरमिनर्स के रूप में यूज होते हैं। वो कौन से सेंटेंस में यूज होते हैं देखते हैं। पहला, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य में WH वर्ड का ज्यादा उपयोग नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, जिस प्रकार से ही इज नॉट वर्किंग हार्ड, ही इज नॉट वर्किंग हार्ड, ये आपका सेंटेंस है। तो इसमें हमें कहीं भी WH वर्ड की आवश्यकता नहीं हुई। उसके बाद देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें लिखते हैं, एक सेंटेंस हम लिख के देखते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, BEA, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये आपका सेंटेंस, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। इस सेंटेंस में देखिएगा ये जो आपका WH वर्ड है व्हाट, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है, इसको अंडरलाइन कर दें, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, ऐसे भी हो सकता था। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये भी हो सकता है। और आपसे पूछे कि ये जो WHAT है
ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था और इस क्वेश्चन को जैसे ऊपर दिया हुआ है वैसे भी पूछा गया। तो ये जो वर्ड आपको दिख रहा है ये डिटरमिनर है। क्या है बेटा? ये डिटरमिनर। क्लियर होगी बात? तो कौन से प्रकार के सेंटेंस में WH वर्ड जो है वो डिटरमिनर के रूप में यूज होता है? तब आपका आंसर होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर है? चलो एक सेंटेंस हम इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं जिस प्रकार से विच बुक, ये सेंटेंस है मानो आपके पास, विच बुक डू यू लाइक बेस्ट, विच बुक डू यू लाइक बेस्ट। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? चलो आपको बताना है यहां ये जो WHICH विच लिखा हुआ है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। फटाफट आंसर कर दो सबके सब लोग। WHICH विच बुक डू यू लाइक बेस्ट, इसमें विच जो वर्ड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये आपको बताना है। क्लियर है? उसके बाद आपको ये बताना है बेस्ट जो वर्ड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। दो क्वेश्चन आपके पास हैं, पूरी गंभीरता से आंसर करेंगे। दो क्वेश्चन आपके पास हैं। विच जो यहां है ये एडजेक्टिव है। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बेटा? ये एडजेक्टिव है। किसके लिए आया हुआ है? बुक के लिए आया हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर होगी बात? ये यहां देखिएगा बेस्ट जो वर्ड यहां है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? बेस्ट लाइक के लिए आया हुआ है। विच बुक डू यू लाइक बेस्ट, ये जो वर्ड आपका है ये लाइक के लिए है और लाइक क्या है? आपकी वर्ब है। लाइक क्या है बेटा? वर्ब है और लाइक वर्ब है, इसलिए ये जो आपका वर्ड है ये क्या हुआ बताइएगा भाई? ये आपकी एडवर्ब हुई। तो यहां बेस्ट जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड है बेटा? एडवर्ब है। क्लियर हो गई चीजें? एक एक कॉन्सेप्ट को आप ठीक से क्लियर करेंगे तब चीजें आपके एग्जाम के लिए तैयार होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ही डिड द जॉब विदाउट एंथुजियाज्म, ये आपका सेंटेंस है। आपके पास आंसर्स हैं, ये भी 2013 में पूछा हुआ सेंटेंस है। एक बार पुराने पेपर्स को ठीक ढंग से देख लेना चाहिए किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो आज के इस टेस्ट में हमने पुराने जो पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस भी लिए हैं और कुछ और क्वेश्चंस भी लिए हैं। बताइए भाई इसमें क्या आएगा? He did the job without enthusiasm, समझ में आ गई बात? ऑप्शन है much, few, many और little। चार ये आपके पास हैं, फटाफट आंसर कर दीजिएगा। जब तक मैं इसमें कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो बन सकते हैं उन क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है जॉब किस प्रकार का नाउन है? Which type of noun is job? क्वेश्चन समझ में आ गया? जॉब किस प्रकार का नाउन है? किस प्रकार से हमारा मतलब है काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल। ए ऑप्शन आपका पास है काउंटेबल और बी ऑप्शन है आपके पास अनकाउंटेबल। आंसर लिखो फटाफट। जॉब किस प्रकार का नाउन है? काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? समझ में आ गई बात? एक सेंटेंस और लिखिएगा, क्वेश्चन एक और लिखिएगा। आई अप्लाइड, APPLIED, आई अप्लाइड फॉर डैश 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 जॉब। आई अप्लाइड डैश 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 जॉब। आपको यहां लिखना है A, N और क्रॉस। ये है आपके पास ऑप्शंस। ये भी यही पूछ रहा है। ये जो क्वेश्चन है आई अप्लाइड फॉर जॉब, ये भी क्या पूछ रहा है आपसे? ये भी यही पूछ रहा है कि जॉब जो नाउन है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। यानी काउंटेबल है तब तो क्या लगा दो? ए लगा दो। एन का तो कोई मतलब नहीं, केवल आप लोगों के लिए एक ऑप्शन और बनाया है। और यदि अनकाउंटेबल है तब क्या लगा दो? क्रॉस लगा दो। समझ में आ गई बात? ये एक सेंटेंस और लिखेगा। चलो, हिज या फिर हिज फर्स्ट FIRST, हिज फर्स्ट जॉब और वर्क, जॉब और वर्क, ये दोनों में से एक भरना है। वॉज इन लंडन,
वॉज इन लंडन। क्वेश्चन देखो क्या है, हिज फर्स्ट जॉब या फिर वर्क, क्या भरना आपको, ये देखेंगे आप, वॉज इन लंडन, उसका पहला जो काम था वो कहां था, लंदन में था। समझ में आ गई। ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, किस बात से लेके, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के कॉन्सेप्ट से आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो अब चर्चा करते हैं भाई इन पे। जॉब जो है वो काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है बेटा, जॉब जो है वो काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल का मतलब, अब काउंटेबल की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि काउंटेबल का प्लूरल बनाया जा सकता है, यानी इसको जॉब्स भी लिखा जा सकता था। क्लियर है, समझ में आ रही, जॉब्स भी लिखा जा सकता था। देखो, जॉब्स इन आईटी सेक्टर, क्या लिख सकते हैं हम, जॉब्स इन आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर में जॉब्स। क्लियर है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद यदि ये काउंटेबल है तो इसको सिंगुलर लिखेंगे तो इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा, ए या एन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहां आई अप्लाइड फॉर ए जॉब, आई अप्लाइड फॉर ए जॉब। ठीक है, वर्क जो है इसी के साथ एक वर्ड होता है वर्क। वर्क जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। जॉब काउंटेबल नाउन है और वर्क कैसा नाउन है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन है। चीजें क्लियर होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं। यहां देखिएगा, हिज फर्स्ट जॉब या वर्क वॉज इन लंदन, उसका पहला काम, यानी ये देखिएगा फर्स्ट जो है, क्या फर्स्ट के साथ काउंटेबल का प्रयोग किया जाना चाहिए या अनकाउंटेबल का प्रयोग करना चाहिए। फर्स्ट सेकंड ये न्यूमरल्स हैं, किसके लिए काम आते हैं, ये काउंटेबल के लिए काम आते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, गिन रहे हैं ना आप लोग, फर्स्ट पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये सब न्यूमरल्स हैं। ठीक है, इनका प्रयोग काउंटेबल के साथ किया जाना चाहिए। तो यहां लिखना चाहिए हिज फर्स्ट जॉब वॉज इन लंदन। क्या नहीं लिखेंगे, हिज फर्स्ट वर्क नहीं लिखेंगे। समझ में आ रही हैं चीजें। तो ये अंतर था किसमें, जॉब और वर्क में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। आपके पास यू मस्ट हैव अ लिस्ट ऑफ काउंटेबल नाउन्स एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन्स। आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल की, और न केवल लिस्ट होनी चाहिए बल्कि आपको पता होना चाहिए कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब एक सेंटेंस, चलो एक बात और पूछते हैं आप लोगों से। ये बताओ भैया, आप पे एंथुजियाज्म जो आपका ये नाउन है, ये तो कंफर्म है, और ये किस प्रकार का नाउन है। ऊपर जो हमारे पास लिखा हुआ है ENTHUSIASM, एंथुजियाज्म किस प्रकार का नाउन है, काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल, बताओ भाई। काउंटेबल या अनकाउंटेबल, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे मन के साथ क्लास लेंगे। यदि आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का तो अनावश्यक अपना समय खराब नहीं करें। केवल वो ही बच्चे क्लास में रहें जो पूरे मन के साथ बैठे हैं, जिनको लगता है कि आज कुछ नया सीखेंगे या फिर पुरानी चीजों को नए ढंग से रिवाइज करेंगे। चीजें हमें आती हैं लेकिन हमने चीजों को इस एंगल से नहीं देखा था, इस दृष्टिकोण से नहीं देखा था, इस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा था। केवल वो बच्चे रहें और फटाफट रिस्पॉन्ड करें, फटाफट आंसर करें। एंथुजियाज्म जो नाउन है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन है तो चीजें क्लियर होंगी आपकी। यहां देखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन है तो मच का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि मच का प्रयोग किसके साथ होता है, अनकाउंटेबल के साथ होता है। दूसरा देखिएगा, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो फ्यू का प्रयोग नहीं किया जा सकता। किसका प्रयोग नहीं हो सकता, फ्यू का प्रयोग नहीं हो सकता। चलो ये भी ठीक है। मैनी का प्रयोग ये भी नहीं हो सकता। लिटिल का प्रयोग हो सकता है, लिटिल का प्रयोग हो सकता है, लेकिन लिटिल और विदाउट दोनों साथ नहीं आएंगे। विदाउट लिटिल, यानी लिटिल भी विदाउट के सेंस में होता है, क्योंकि ये भी
नेगेटिव सेंस में होता है, हार्डली एनी के सेंस में होता है, मुश्किल से कुछ इस सेंस में होता है, और विदाउट का मतलब ही के बिना होता है, इसलिए ये नहीं आएगा। अब बताइए इसका आंसर क्या बचता है? इसका आंसर केवल और केवल मच ही हो सकता है। इस प्रकार से आप लॉजिकल तरीके से चीजों को सोचेंगे तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। चीजें समझ में आ गई भैया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। विदाउट हो गया ये क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन भी 2013 में पूछा हुआ है। डिटरमिनर्स के कुछ क्वेश्चंस हमने लिए पुराने पेपर से, जिनमें कॉन्सेप्ट था उनको लिए हैं, कुछ नए क्वेश्चंस लिए हैं बहुत अच्छे। He was so tired that he could not walk further. Further, F-U-R-T-H-E-R, दो वर्ड है आपके पास। पहले तो इन दोनों का अंतर समझाइएगा मुझे। F-A-R-T-H-E-R, एक तो ये वर्ड है, एक है F-U-R-T-H-E-R। दो वर्ड हैं, इन दोनों के मीनिंग लिखिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में कंफ्यूजिंग वर्ड्स, होमोनिम्स ये हैं अब के आपके सिलेबस में। आपसे ये टॉपिक है आपके सिलेबस में, आपसे पूछे जा सकते हैं, बताओ भाई इसका क्या मतलब होता है। F-A-R-T-H-E-R, दिस इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ फार। ये किसकी कंपैरेटिव फॉर्म है? फार की कंपैरेटिव फॉर्म है। फार यानी दूर, यानी इसका मतलब दूरी से है, और फर्दर का मतलब होता है एक्स्ट्रा, इन एडिशन टू, मतलब इसके अतिरिक्त वो फर्दर होता है। He was so tired, वो इतना थका हुआ था, that he could not, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, walk further। could not यानी नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस के नेगेटिव क्लॉज। तो नेगेटिव के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? के एनी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? एनी का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए क्या आएगा यहां? एनी आ जाएगा इसका। सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये सेंटेंस क्यों लिया आप लोगों के लिए? देखो बेटा, जब आप लोगों के लिए इस प्रकार से मैं तैयार करता हूं तो काफी सोच समझ की चीजें तैयार करते हैं। हमने आपसे ये पूछने के लिए किया कि ये जो सेंटेंस है, मानो ये सेंटेंस आपके ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया। किस में आ गया भैया? TRANS, ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया ये आपके सेंटेंस, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन में आपको ये कहा कि इस सेंटेंस को आप पे नेगेटिव है अभी, आप इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल दीजिएगा। एनी तो लिख दिया यहां, एनी हो गया। अब आपसे पूछा कि इस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म द अबाउट सेंटेंस इनटू एन अफर्मेटिव वन, यानी इस सेंटेंस को यहां से यहां, इस सेंटेंस को आप क्या बना दो? बोलिए भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस बना दो। क्या बना दो बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस, फटाफट बना दो। ट्रांसफॉर्मेशन आपके कोर्स में है, आपके सिलेबस में है, आपको सीखने पड़ेंगे, आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी। और अब आपने जब सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया या नहीं किया, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन। लिखो, फटाफट लिखिएगा। बहुत सारे बच्चे लिखने में इतने आलसी हैं कि वो लिखना ही नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि सुन रहे हैं बस, यार कोई नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखेंगे तो भी याद हो गया, फिर देख लेंगे क्या बताएगा। नहीं, आप नहीं आता है तो गलती कीजिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। He was so tired that he could not walk any further. So that को अपन क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? He could not, he was too tired to walk any further. किसका प्रयोग कर देंगे? to का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे भाई? बोलो, to का प्रयोग कर देंगे। और क्या बना देंगे इसको? अफर्मेटिव सेंटेंस बना देंगे, लिख देंगे He was too tired to walk any further. To walk any further. समझ में आ रही हैं चीजें? बिल्कुल आनी चाहिए, और इसी लेवल पे आपको तैयारी करनी चाहिए। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन पढ़िएगा आप सबके सब लोग। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन को पढ़ेंगे सबके सब लोग। आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। इनमें से जो सही है उसको ढूंढिएगा। पहला है, आइदर रोड्स विल लीड टू योर डेस्टिनेशन। आइदर मस्ट बी फॉलोड बाय, आइदर के बाद
सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब आइदर का प्रयोग एज डिटरमिनर किया जाए तो वहां क्या करना चाहिए आपको, इसके बाद जो ये नाउन है ये सिंगुलर आना चाहिए और इसको लिखा जाना चाहिए आइदर, क्या लिखना चाहिए बेटा इसको, आइदर रोड लिखना चाहिए, इसको आइदर रोड लिखना चाहिए। जब इसको प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया जाए तब इसको लिखना चाहिए आइदर ऑफ रॉड्स, आइदर ऑफ द रॉड्स या फिर आइदर ऑफ रॉड्स, ऐसा लिखना चाहिए। चलो ये तो ठीक नहीं है इसका मतलब। एवरी ऑफ अस, इसको मैं जब हमने पहले 10 क्वेश्चन सोल्व किए थे, इससे पहले डिटरमिनर्स का ये दूसरा पार्ट है टेस्ट का, पहला पार्ट में हमने चर्चा की थी कि एवरी का प्रयोग इस प्रकार से नहीं होता है, इसलिए आज इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ये इनकरेक्ट आप जानते हैं इसको। ईच बुक शुड बी रेड केयरफुली, ये ठीक है। ईच के साथ क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। शुड बी सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, किसमें है, पैसिव वॉइस में है। बी प्लस थर्ड फॉर्म है, केयरफुली, कोई दिक्कत नहीं है। ईच बुक शुड बी रेड केयरफुली, समझ आ गया, ये करेक्ट सेंटेंस है। यू शुड टेक नाइदर साइड्स, जो बात आइदर के साथ लागू होती है वही किसके साथ लागू होती है, नाइदर के साथ, यानी इसके साथ सिंगुलर आना चाहिए और नाइदर ऑफ के साथ प्लूरल आना चाहिए। क्लियर हो गया सेंटेंस, तो समझ में आई चीजें। चलो अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, जो ऑप्शन सी है, कौन सा ऑप्शन भी, ये जो आपका ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन क्या है, इस सेंटेंस का सेंटेंस पैटर्न बताइएगा। सी ऑप्शन का सेंटेंस पैटर्न, यानी इसका सेंटेंस पैटर्न बताइएगा। ईच बुक शुड बी रेड केयरफुली, बताओ भाई इसका पैटर्न क्या, पैटर्न है इसका। मैं आपके पास ऑप्शंस लिखता हूं। पहला ऑप्शन है एस पी ओ सी, बी ऑप्शन है, यानी दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास वो है एस पी ए, क्या ऑप्शन है, एस पी ए। तीसरा जो ऑप्शन है वो है एस पी ओ, और डी ऑप्शन जो है चौथा एस पी ओ ए। बताओ भाई कौन सा पैटर्न का सेंटेंस ये सेंटेंस है, बताओ। कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका मकसद ये होना चाहिए कि क्वेश्चन को जितने तरीके से आप लोग देख सकते हैं, जितने एंगल से आप देख सकते हैं, जब आप नरेशन की तैयारी कर रहे हो तब भी देखें पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, तब भी देखें पैटर्न क्या होता है, यानी अपने मस्तिष्क को इतना ठीक ढंग से तैयार कर लें कि किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आए फटाफट आंसर पे अपना ध्यान जाना चाहिए। ईच बुक, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, शुड बी रेड, ये पूरी की पूरी पी है यानी वर्ब है, और केयरफुली आपकी क्या है, ए है, तो इसका सही आंसर है एस पी ए। क्या है बेटा, एस पी ए। चीजें समझ में आ रही हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आई हैव रेड बुक्स, आई हैव रेड बुक्स, देखिएगा बुक्स है यहां, इसका मतलब क्या आना चाहिए, आई हैव रेड नाइदर बुक्स, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की कि नाइदर के बाद जो नाउन आना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए, ये नहीं होगा। अब समस्या है हमारे पास अनदर और अदर, इन दो की बात है। इन दो में डिफरेंस आपको ठीक तरीके से कर लेना चाहिए। सामान्यतया अनदर के साथ सिंगुलर और अदर के साथ क्या आती है, प्लूरल, यानी आई हैव रेड अदर बुक्स, ये यहां ठीक है, लेकिन ये नहीं माने कि अनदर के साथ कभी प्लूरल आता ही नहीं है। अदर का मतलब ये, सॉरी, अनदर का मतलब ये होता है इसके जैसा ही एक और, वन मोर ऑफ द सेम टाइप, अनदर पेन, आई नीड अनदर पेन, मुझे एक दूसरे पेन की और जरूरत है, यानी ऐसे ही पेन की। समझ में आ गई बात, क्लियर होगी। ये अनदर का प्रयोग होता है, लेकिन अनदर का प्रयोग प्लूरल के साथ भी किया जाता है। एक सेंटेंस लिखिएगा, आंसर कीजिएगा। वी नीड
we need dash 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 3 weeks to complete this project, to complete this project, to complete this project we need, आपके पास ऑप्शन है another, और दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास वो क्या है, अदर। एक बार दो ही रखते हैं, दोनों को ही समझ लेते हैं। दूसरा है अदर। We need 3 weeks, we need another 3 weeks, हमें और 3 सप्ताह चाहिए। We need another 3 weeks, यानी इस प्रकार से जब आपके पास 3 4, I need another 4 hours to complete my paper, I need another, मुझे और 4 सप्ताह चाहिए, और 3 घंटे चाहिए। तो इस प्रकार की स्थिति में another का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बेटा, another का प्रयोग किया जाता है। समझ गए होंगे आप? ये नहीं समझे तो जरूर इसको ध्यान दीजिएगा, अनदर और अदर के प्रयोग को ठीक तरीके से डिस्कस कर लीजिएगा। जब आपने डिटरमिनर्स पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से इसमें अंतर किया होगा। मैंने अपने बच्चों को बहुत ठीक से करवाया है, आपने कर लिया बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कहीं से भी एक बार अदर और अनदर के प्रयोग को ठीक ढंग से क्लियर कर लेना। इसमें कई कॉन्सेप्ट हैं, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहां बता दिया है। तो वहां अदर होना चाहिए था, और यहां अगर इस प्रकार का आता है तो क्या आएगा आपके पास, अनदर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये? चलो अभी आगे चलते हैं। एक सेंटेंस और मेरे दिमाग में आ रहा है भाई, पूछा हुआ है एग्जाम में, वो भी लिख लो एक बार। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सेंटेंस पूछा हुआ है, आई एम सॉरी, I have friends, I have friends। चलो ऑप्शन सबके एक साथ लिख देंगे। दूसरा है I am sorry, I have लिखना चाहिए था यहां ना, I have only dash 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 friends। ठीक है, और एक सेंटेंस और लिखिएगा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई हैव हार्डली, HARDLY, हार्डली फ्रेंड्स, या फ्रेंड भी हो सकता है। ये सेंटेंस 3 है आपके पास, ध्यान दीजिएगा। तीनों में ऑप्शंस हैं आपके पास, ये तीनों के लिए एक जैसे ऑप्शन लिख देता हूं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके पास फ्यू, दूसरा ऑप्शन आपके पास बी ऑप्शन में है FU, तीसरा ऑप्शन है आपके पास एनी, और डी ऑप्शन है आपके पास द फ्यू। द फ्यू, फटाफट आंसर करो भाई, पहला, दूसरा, तीसरा। मन करके आंसर करेंगे, एकदम आराम से सोच समझ के, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही बैठे और दे दिया। आई एम सॉरी, आई हैव, यहां आपको लिखना है इन ऑप्शंस में, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, इसमें आएगा फ्यू। आई एम सॉरी, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। जब कभी भी आपको नेगेटिव सेंस दिया जाए तो आप मान लेना कि वो आपसे क्या भरवाना चाह रहा है, वो लिटल या फ्यू भरवाना चाह रहा है। फ्रेंड्स प्लुरल है, इसलिए क्या आना चाहिए, फ्यू आना चाहिए। आई एम सॉरी, यानी आप कहना चाह रहे हैं नेगेटिव सेंस में कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, हार्डली एनी, मुश्किल से कोई मेरा दोस्त है। तो इस स्थिति में आपको क्या लिखना है बेटा, यहां फ्यू लिखना। ये सेंटेंस एग्जाम में पूछा हुआ, ऊपर वाला जब ये पूछा हुआ है तो हमने लगा कि ये और भी आपसे पूछ लें। आई एम सॉरी, आई हैव ओनली फ्रेंड्स। जब आपके पास ओनली हो तब आपको फ्यू नहीं लिखना है, क्या लिखना है, आई हैव ओनली ए फ्यू फ्रेंड्स। तब आप यहां क्या लिखेंगे, ए फ्यू लिखेंगे। ऐसा नहीं लिखेंगे कि आई एम सॉरी को देख के ओनली को नहीं देखें और क्या लिख दो, फ्यू लिख दो, तब गड़बड़ हो जाएगा मामला। तीसरा देखिएगा, आई एम सॉरी, आई हैव हार्डली,
देखिएगा सेमी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? ये सेमी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। सेमी नेगेटिव, NEGATIV, सेमी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। हार्डली है, सेमी नेगेटिव वर्ड्स में है, ठीक है। स्केयर्सली है, सेमी नेगेटिव वर्ड है। इनको नेगेटिव मानते हुए सेंटेंस को नेगेटिव माना जाए, और नेगेटिव के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एनी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? एनी का प्रयोग करते हैं। ये एनी है आप लोगों के पास, तो क्या आना चाहिए इसका सही आंसर? एनी होना चाहिए। इस प्रकार से हमने 3 सेंटेंस को 3 ढंग से समझने का प्रयास किया और चीजें आपके क्लियर हुई होंगी, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, माई काउ डज नॉट गिव मी मिल्क देन योर्स। माई काउ, मेरी गाय, डज नॉट गिव मी, मिल्क है, आपको नाउन से ज्यादा लेना देना है। डिटरमिनस का संबंध किससे? नाउन से है। मिल्क किस प्रकार का नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। लिटिल का प्रयोग तो हो सकता है, लेकिन यहां देखिएगा ये जो वर्ड आपका देन है, ये आपको ये इंडिकेट कर रहा है, ये समझा रहा है आपको कि सेंटेंस कौन सी डिग्री में है? कंपैरेटिव डिग्री में है। किसमें बेटा? कंपैरेटिव है। और इनमें से जो भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं वो कंपैरेटिव फॉर्म कौन सी है? क्या लिटिल? नहीं, लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो कौन सी होती है? लेस होती है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो क्या है? लेस है। क्या है बेटा इसका? लेस है। फ्यू भी नहीं, फ्यू की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है? फ्यूअर होती है, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, फर्स्ट किस प्रकार की डिग्री है? FIRST, फर्स्ट। यदि ये सुपरलेटिव डिग्री है, SUPRLATIV, यदि आपको लगता है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है तो आप इसकी पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री लिख दीजिएगा। यदि आपको लगता है ये सुपरलेटिव डिग्री है तो इसकी पॉजिटिव और कंपैरेटिव लिख दीजिएगा, और यदि आपको लगता है कि कंपैरेटिव है तो सुपरलेटिव और पॉजिटिव लिख दीजिएगा, यानी इसकी बाकी डिग्रीज लिखिएगा, क्योंकि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपके सिलेबस में है और वहां इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि इसकी कंपैरेटिव कौन सी है, इसकी सुपरलेटिव कौन सी है। इरेगुलर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। टूरिस्ट्स कम हियर बट हार्डली स्टे ओवरनाइट्स। देखिएगा, पढ़ो भाई इसको, क्या आना चाहिए इसमें? बताओ मुझे क्या आना चाहिए इसमें? अभी 1 मिनट पहले ही बताया था, हार्डली है तो क्या आना चाहिए? एनी आना चाहिए। इसको हमने 2-3 बार लिखा है टेस्ट में, क्योंकि आरपीएससी ने भी इसको लगभग हर एग्जाम में पूछा है। लगभग हर एग्जाम में पूछा है। हार्डली देता है और फिर पूछ लेता, कभी फर्स्ट ग्रेड में पूछ लेता है, कभी सेकंड ग्रेड में पूछ लेता। तो क्या आएगा इसमें? एनी आएगा। टूरिस्ट कम हियर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देयर इज हार्डली गुड स्कूल इन दिस सिटी। इसमें भी क्या आना चाहिए? देयर इज हार्डली एनी गुड सिटी, सॉरी एनी गुड स्कूल इन दिस सिटी। देयर इज हार्डली, तो ये भी आप कर लेंगे। इसमें भी कोई ज्यादा पूछने जैसा है नहीं, ज्यादा समझने जैसी बात भी इसमें नहीं है, इसलिए अनावश्यक समय खराब नहीं करेंगे और सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देयर इज मनी इन माई पॉकेट, आई कैन नॉट बाई बुक। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तब सही होगा। मैं एक बार सामने से हट जाता हूं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा ठीक से और फिर इसका आंसर कर दीजिएगा। ठीक से पढ़ लो इसको और इसका आंसर कर दीजिएगा। पढ़ लिया सबने? अब इसका आंसर कर दिया होगा आपने। मैं देयर इज मनी कैसा नाउन है? बोलो भाई कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। विच टाइप ऑफ नाउन इज दिस? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के लिए किस किस का प्रयोग किया जा सकता है? लिटिल का हो सकता है, द लिटिल का हो सकता है, ए लिटिल का हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ये तो नहीं होगा। आगे चलते हैं। कैनॉट बाई बुक, कैनॉट वाले में एनी का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? एनी का। अब देखते हैं एनी किन किन के साथ है। एनी इसके भी साथ है और एनी इसके भी साथ है। इसके साथ नहीं है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। इसको कौन सा मेथड कहते हैं भाई क्वेश्चन आंसर का? एलिमिनेशन मेथड कहते हैं।
एलिमिनेशन मेथड यानी जो जो नहीं होंगे उनको क्रॉस लगाते जाओ, इस तरीके से करोगे तो नेगेटिव मार्किंग से बच जाओगे। अब हमारे पास है देयर इज मनी इन माई पॉकेट, आई कैन नॉट बाई एनी बुक, मैं कोई पुस्तक नहीं खरीद सकता, इसलिए आपके पास कितना धन है नहीं है, नहीं खरीद सकते, इसका मतलब वो नेगेटिव बता रहा है, और नेगेटिव सेंस के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लिटिल का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई, इसका ए आना चाहिए। समझ में आया? ठीक लग रही होगी चीजें आपको? यदि ठीक लग रही हो तो एक बार सब के सब बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, एक बार सारे के सारे बच्चे अपने साथियों से इसको साझा कर दीजिएगा, ताकि सभी बच्चों को पता चले कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को सोल्व करना चाहिए और वो भी इसका फायदा उठा सकें। आई राइट टू ऑफ माई चिल्ड्रन वंस अ वीक, आई राइट टू, एवरी ऑफ नहीं होगा, क्या होगा, ईच ऑफ माई चिल्ड्रन। ये मैं समझा चुका हूं आप लोगों को कि एवरी क्यों नहीं होगा, ईच क्यों हो सकता है, इसलिए इस पे ज्यादा चर्चा आप नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, आई ट्राइड बोथ द वेज बट वर्कड, आई ट्राइड बोथ द वेज बट वर्कड। बताओ भी क्या आएगा इसमें? देखिएगा, बोथ द वेज है, इसका मतलब कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं, और दो के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, नन, एवरी या नाइदर। आई ट्राइड बोथ द वेज, मैंने दोनों तरीके कोशिश की लेकिन कोई तरीका काम नहीं किया, तो क्या आएगा, नाइदर वर्कड, NEITHER। क्या लिखना चाहिए, नाइदर वर्कड, नन नहीं आएगा, नन दो से ज्यादा के लिए होता है, एवरी का प्रयोग भी दो से ज्यादा के लिए होता है, इसलिए ये भी नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएगा। और अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या क्वेश्चन है। सिंस आई हैड डैश 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 थिंग्स टू बाई, आई हैड विड्रॉन मनी फ्रॉम द लोकल ATM। अच्छा सेंटेंस है, शानदार से शानदार सेंटेंस है। बताओ भी क्या आएगा। सिंस, बिकॉज, आई हैड थिंग्स टू बाई, मुझे चीजें खरीदनी है, कुछ तो खरीदनी होंगी। जब आप बता रहे हैं खरीदनी है, थिंग्स जो है ये प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है भाई, ये प्लूरल नाउन है, तो क्या लिखेंगे आप यहां, प्लूरल के लिए इसको छोड़ के सभी का प्रयोग किया जा सकता है, FU का हो सकता है और सम का हो सकता है। आगे देखिएगा, आई हैड विड्रॉन मनी फ्रॉम द लोकल ATM, ये अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब क्या आएगा बताओ इसमें, आई हैव, ये देखिएगा, अगर ये लिखेंगे हम, सोचो बेटा थोड़ा, ये लिखेंगे, मानो यहां हमने लिख दिया लिटिल, तो इसका मतलब आपको चीजें खरीदनी तो थी लेकिन आपने पैसा बिल्कुल नहीं निकाला। लिटिल का मतलब तो जस्ट नेगेटिव होता है, इसलिए ये नहीं आएगा। तो क्या आएगा, सिंस आई हैव अ फ्यू थिंग्स टू बाई, आई हैड विड्रॉन सम मनी फ्रॉम द लोकल ATM। तो क्या आना चाहिए इसमें, सम आना चाहिए था। तो इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चंस पे क्या की भाई, चर्चा की, और इस प्रकार से आज का हमारा ये जो टेस्ट था ये कंप्लीट होता है। यदि आपको ठीक लगा हो तो अपने साथियों से भी साझा कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।